दिलशाद अमीन, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ कि इस्माइल शाह बेगुनाह है, मगर अदालत सबूत और गवाह मांगती है। इसके अलावा इस्माइल शाह का भी पता नहीं कि वो कहाँ है, और पहले वो बेगुनाह था तो क्या अब तक बेगुनाही है या किसी ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हो चुका है जिससे वो सजा का हकदार ठहरे। एसपी सिकंदर हयात ने दिलशाद अमीन की ज़बानी सारी तफसीलात सुनने के बाद राय दी। दिलशाद अमीन बोला, सर इन सारे मसाइल का हल इस्माइल की गिरफ्तारी है। एसपी बोला, ऐसा ही है, मगर जितनी जल्दी उससे राब्ता हो जाए उतना ही बेहतर है। ये न हो वो कोई ऐसा जुर्म कर बैठे कि बेगुनाह से मुजरिम बन जाए। दिलशाद बोला, सर कभी कभी हालात आदमी को मुजरिम बनने पर मजबूर कर देते हैं। एसपी ने कहा, ठीक है दिलशाद, मगर जुर्म की भी इकसाम होती हैं। कुछ जुर्म नाकाबिले तलाफी होते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उसे तलाश करो। दिलशाद बोला, सर मेरा अंदाजा है कि उसका अगला शिकार इंस्पेक्टर हुक्मदाद होगा। एसपी ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? वो बोला, सर हुक्मदाद ने ही उसकी बहन को नागरदा जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया था और फिर उसे फाजिल खान के हवाले करने वाला भी वही था। फाजिल खान से इस्माइल शाह खातिर खा इंतकाम ले चुका है। बाकी वो थोड़ा मुश्किल टारगेट है और मेरा ख्याल यही है कि पहले वो आसान टारगेट को हासिल करने की कोशिश करेगा। एसपी ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम हुक्मदाद से मिलकर उसे इस खतरे से आगाह करो। गो उसका जमीन के ऊपर होने से जमीन के नीचे होना ज्यादा बेहतर है, मगर फिर भी हमारा जो फर्ज बनता है उसे अदा करना चाहिए। वैसे भी अगर इस्माइल गिरफ्तार हो गया तो उसका बंदोबस्त मैं जरूर करूंगा। उसकी पहले भी बहुत सी शिकायतें मुझ तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन कभी सबूत की अदम मौजूदगी में बच जाता है और कभी कोई ऊंचे लेवल की सिफारिश से उसकी जान बख्शी हो जाती है। दिलशाद अमीन बोला, सर ऐसे मामलात में हमें किसी की सिफारिश नहीं माननी चाहिए। एसपी ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, मगर अमल नहीं कर पाता। कोई ना कोई ऐसी सिफारिश आ जाती है जो मुझे मजबूर कर देती है। दिलशाद ने कहा, सर इसके लिए हमें बहुत से रिश्तों और ताल्लुकात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। एसपी ने कहा, यार दिलशाद, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दिलशाद बोला, सर किसी को तो पहला कतरा बनने की जुर्रत करनी पड़ेगी। एसपी साहब ने मौजू बदला, अच्छा ये बताओ, हुक्मदाद की हिफाजत का भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा या उसे बता देना काफी है? दिलशाद ने कहा, सर वो स्कूल मास्टर नहीं है कि हम उसकी हिफाजत का बंदोबस्त करते रहें। यूं भी उसके पास पूरे थाने की नफरी मौजूद है, जो मुनासिब समझे करता रहे। एसपी ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन तुम उसे खबर किए बगैर अपने तौर पर उस पर नजर रखना, शायद इस्माइल से मिलने की कोई सबील निकल आए। दिलशाद ओके सर कहकर खड़ा हो गया, अब इजाजत दें। और एसपी के इस्बात में सर हिलाने पर वो उसके ऑफिस से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठा नाजिमाबाद का रुख कर रहा था। थाने के गेट पे खड़ा संतरी उसे अच्छी तरह पहचानता था। उसने एड़ियां बजा के दिलशाद को सल्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कहता हुआ वो कार थाने की पार्किंग में ले गया। चंद लम्हों बाद वो इंस्पेक्टर हुक्मदाद के ऑफिस में दाखिल हो रहा था। खुशामदीद दिलशाद साहब। हुक्मदाद ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। आज कहाँ भूल पड़े? दिलशाद बोला, आपसे थोड़ा काम था। वो बोला, तशरीफ रखें सर, पहले ये बताएं क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? दिलशाद ने कुर्सी संभाल ली। नो थैंक्स, अभी एसपी साहब के ऑफिस से चाय पीकर उठा हूँ। ऐसे पुलिस वालों की दावत वो हमेशा खूबसूरती से टाल जाता था जहाँ हराम हलाल की कोई तमीज न बरती जाती हो। हुक्मदाद ने भी इसरार करना मुनासिब न समझा। जैसे आपकी मर्जी सर, क्योंकि वो भी दिलशाद की कैटेगरी से वाकिफ था। बोला, आप काम बताएं सर। दिलशाद ने कहा, आप इस्माइल शाह नामी किसी आदमी से वाकिफ हैं? एक लम्हे सोचने के बाद उसने इनकार कर दिया। इस्माइल शाह? नहीं सर, ऐसा कोई आदमी जहन में नहीं आ रहा। दिलशाद ने एक दूसरा सवाल किया, सेठ फाजिल खान से वाकिफ हैं? वो बोला, बड़े अच्छे तरीके से। और हाँ, कहीं आप उस इस्माइल शाह की बात तो नहीं कर रहे जो हवालात से भाग गया था? फाजिल खान के नाम से हुक्मदाद के हाफिजे में इस्माइल शाह का नाम उभरा। दिलशाद बोला, बिल्कुल सही पहचाना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हुक्मदाद बोला, क्या गिरफ्तार हो गया है? उसके लहजे में छुपी दिलचस्पी बहुत वाज़ेह थी। दिलशाद ने कहा, नहीं, बल्कि आजकल वो एक खतरनाक शख्स के रूप में सामने आया है। उसने सेठ फाजिल की बेटी को अगवा करके हफ्ता भर अपने पास कैद रखा है। उससे $10 लाख का तावान वसूल किया है। अब जहाँ तक एसपी साहब का अंदाजा है, उसका अगला टारगेट सेठ फाजिल को कत्ल करना या आपको नुकसान पहुँचाना हो सकता है, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने वाले आप ही थे। दिलशाद ने नपेतुले अल्फाज में अपनी बात उस तक पहुँचाई। हुक्मदाद का कहकहा बुलंद हुआ, दिलशाद साहब आप भी न बस। दिलशाद बोला, इसमें हंसने की क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हुक्मदाद की हंसी अब तक नहीं थमी थी। बोला, क्यों नहीं है? पुलिस इंस्पेक्टर का काम मुजरिम को पकड़ना है और ऐसा ही मैंने किया था। अब इस बात पे कोई उल्लू का पट्टा मुझसे इंतकाम लेगा, और वो भी ऐसा आदमी जिसे अगर मेरा थप्पड़ लग जाए तो 3 कलाबाजियां खाएगा। उसकी हंसी ने दिलशाद का मूड खराब कर दिया था। दिलशाद बोला, हमारा काम आपको खतरे से आगाह करना था, आगे आपकी मर्जी। हुक्मदाद बोला, बुरा मत मानिएगा दिलशाद साहब, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, बस
बस हंसी इस बात पर आ रही है कि अब पुलिस इंस्पेक्टर एक ऐसे मुजरिम से छुपते फिरेंगे जो खुद हालात से भागा हुआ है। एक ऐसा फर्द जो लाजमी किसी पुलिस वाले को देखता होगा तो उसकी शलवार गीली हो जाती होगी। वैसे ये दूर रस ख्याल एसपी साहब की अक्ल कामिल में कैसे आया, और बिलफर्ज उन्होंने ऐसा सोच लिया था तो आप जैसा ऑफिसर उस पे मोहर सब्त करने के लिए मेरे पास दौड़ा चला आया। दिलशाद बोला, हुक्मदार साहब, मैं एक दफा फिर संजीदगी से आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ, एहतियात करने में आपका फायदा है, ये ना हो आपको बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। दिलशाद अमीन ने कुर्सी छोड़ दी। हुक्मदार बोला, ठीक है दिलशाद साहब, पर आप बैठे तो सही, कुछ गपशप करते हैं। दिलशाद को हुक्मदार की तंज के लिबादे में लिपटी हुई ठीक भी बहुत बुरी लगी। वो बमुश्किल अपने जज्बात पे काबू पाता हुआ बोला, नो थैंक यू, अब मैं चलूंगा। हुक्मदार ने भी इसरार न किया और उसका मुसाफे के लिए बढ़ा हुआ हाथ थाम कर गोया उसे जाने की इजाजत दे दी। अगले चंद दिन इस्माइल ने तैयारी में गुजारे। वो हुक्मदार पर कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता था। इस दौरान उसने उसकी निगरानी जारी रखी। एक एक की बातें बड़ी पुख्तगी से उसके जहन में नक्श थीं। याद रखो, जल्दबाजी हमेशा काम बिगाड़ देती है। तेज रफ्तारी उस वक्त तक काबिल तारीफ है जब उसमें दुरुस्ती शामिल हो, वरना ऐसी तेज रफ्तारी वबाल का बायस बनती है। कोई भी मंसूबा बनाते वक्त खूब सोचो, छोटी से छोटी जुजियात को भी नजरअंदाज मत करो। जब हमला आपने करना है तो फिर वक्त की क्या कमी। उस वक्त वो हुक्मदार के मकान से थोड़े फासले पर मौजूद था। 9 बजे के करीब वो हस्बे मामूल घर से निकलकर थाने के जानिब बढ़ गया, लेकिन इस्माइल उसका ताकुब करने की बजाय वहीं पर खड़ा रहा। आज उसका इरादा उसके घर की निगरानी का था। अचानक मोबाइल की घंटी ने उसे चौंका दिया। हिना के मोबाइल पे किसी नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। कॉल रिसीव करते हुए वो मोहतात अंदाज में बोला, हेलो। उसके कानों में हिना की दिलकश आवाज गूंजी, मैं बोल रही हूँ। वो जानबूझकर अनजान बन गया, कौन मैं बीबी, और मैं तो किसी मैं को नहीं जानता। वो बोली, हिना बात कर रही हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? वो बोला, नहीं भूला तो नहीं हूँ, मगर हर बंदे को आवाज से तो पहचाना नहीं जा सकता। हिना बोली, तो किसको आवाज से पहचानते हो? इस्माइल बोला, वो कम से कम आप नहीं हैं। इस्माइल का सपाट लहजा उसे दुखी कर गया, मगर जब वो बोली तो उसके लहजे में एक अजीब एतमाद दर आया था। झूठ बोल रहे हैं आप? इस्माइल बोला, बीबी मेरे झूठ सच को छोड़ो और कॉल करने का मकसद बताओ। वो बोली, मैंने नया कनेक्शन लिया है, सोचा आपको अपना नंबर दे दूं, इसी बहाने आपकी खैरियत भी मालूम हो जाएगी। इस्माइल ने कहा, देखो बीबी, आपने पहले मुझे खतरे से आगाह करके अच्छाई की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको ऐसी कोई तगोदौ करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वो शोख लहजे में बोली, अगर रख सकते तो मुझे फोन करने की जरूरत क्यों पेश आती? इस्माइल ने कहा, मिस मेरा ख्याल है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं फाजिल अली खान का दुश्मन हूँ, जो कि आपके प्यारे पापा हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने पापा के मुस्तकबिल के कातिल से कोई वास्ता रखना चाहोगी। हिना बोली, वो आपका और पापा का मामला है। इस्माइल ने कहा, तुम उसकी बेटी हो। वो बोली, हाँ, मगर हर बंदा अपने आमाल का जवाबदेह खुद होता है, उर्फ़े आम में अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। इस्माइल ने कहा, हाँ, मगर वो हशर के मैदान की बात है, ये दुनिया है जहाँ रिश्तों की डोरी आपको लाताल्लुक नहीं रहने देती। अगर आप इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं तो क्या आप मुझे अपने बाप का कत्ल माफ करती हैं? हिना बोली, शाह जी, वो मेरा बाप है, मेरे सर का साहिबान है, उसकी खिदमत और फर्मा बरदारी मेरी जन्नत है। कत्ल की इजाजत तो छोड़े, मैं इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। हिना के लहजे में गहरे दुख की आमेजिश थी। इस्माइल ने कहा, यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं आपका दुश्मन हूँ। वक्त आने पे शायद मैं आप पर भी गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊं। हिना ने कहा, शाह जी बुरा मत मानना, मैं एक तजवीज पेश करती हूँ। अब ये ना समझना कि मैं अपने बाप की वकालत कर रही हूँ। आपने अपने घर की कीमत जबरदस्ती वसूल कर ली है। आपकी अम्मी जान, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे, उनके कातिल को आप हलाक कर चुके हैं। अब रह गई गुड़िया की बात, तो उसके बदले आपने मुझे अगवा किया, बेलिबास किया, मेरे वालिद को जहनी तौर पर टॉर्चर किया। गो अपने आला ज़र्फ की वजह से आपने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मेरे वालिद की सोच के मुताबिक तो आपने अपना बदला ले लिया। बाकी पहल मेरे वालिद की तरफ से हुई थी, तो उसका बदला आप ऐसे ले सकते हैं कि हमेशा के लिए मुझे अपना लें। वैसे भी हमारी सिंधी रिवायात यही हैं कि दुश्मन की बेटी बहन वगैरह को वनी के तौर पर रख लेते हैं। इस्माइल बोला, बीबी मुझसे बड़ी गलती हुई तुझे छोड़ने की। इस्माइल, आप तुमसे तू पर आ गया था, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। वैसे तुझे मेरी कौन सी हरकत से ये गलत फहमी पैदा हुई कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा हूँ? बेवकूफ, मुझे फाजिल खान और उससे ताल्लुक रखने वाली हर चीज से उतनी नफरत है जितनी मोमिन को शैतान से होती है, और तुम चाहती हो कि मैं तुझे यानी उसकी बेटी को घर में रख लूं। ऐसी कौन सी बात खुद में नजर आई कि तूने खुद को मलिकाए हुस्न समझ लिया? वो बोली, आप झूठ कह रहे हैं, आपको मुझसे मोहब्बत है, आप सिर्फ इसलिए खुद पर जबर कर रहे हैं कि मैं फाजिल खान की बेटी हूँ। इस्माइल ने कहा, बीबी तुम्हारा दिमाग मुझे खिसका हुआ लगता है, मानना
अमान, मैं तेरा मेहमान। हिना ने कहा, शाहजी प्लीज, माजी की तलखियों को भुलाकर हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस्माइल बोला, ये पट्टी तुम्हें तुम्हारे वालिद ने ही पढ़ाई होगी। हिना बीबी, मैं इतनी आसानी से उसे माफ नहीं कर सकता, और तुम्हारा घटिया तज्जिया कि मेरी माँ का कातिल मारा गया है बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ आलाए कत्ल था, असल मुजरिम फाजिल खान है, और तुम ये कैसे कह सकती हो कि गुड़िया का बदला पूरा हो गया। उसे फाजिल खान जैसे नीच जहनियत रखने वाले आदमी ने अपने कुत्तों के आगे डाल दिया था। उसकी चीखें आज भी मेरी समातों में जहर घोल रही हैं। नहीं मिस, फाजिल खान को इसका हिसाब देना पड़ेगा, और खबरदार आज के बाद मुझसे राब्ते की कोशिश की तो याद रखो, अगर तुम मेरे हाथ आ गई तो शायद मैं तुम्हें माफ न कर सकूं। हिना बोली, शाहजी आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते, ना मैं आपसे डरती हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो जगह बताएं, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। और जहाँ तक राब्ते का ताल्लुक है तो वो तो अब खत्म नहीं हो सकता। इस्माइल बोला, भूल है तुम्हारी, अब ये नंबर तुम्हें बंद मिलेगा। हिना ने मुल्तजी लहजे में कहा, नहीं शाहजी ऐसा मत करना। इस्माइल बोला, मिस हिना, हमेशा के लिए खुदा हाफिज। आखिरी बात यही है कि काश तुम फाजिल खान की बेटी ना होती। ना चाहते हुए भी इस्माइल के लबों से ये निकला और उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। चंद लम्हों बाद दोबारा मोबाइल की घंटी बजी। हिना का ही नंबर था, मगर इस्माइल ने कॉल मुनक़ता करने का बटन दबाकर कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल ऑफ कर दिया। मुझे पहले ही ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। सांप का बच्चा संपोलिया होता है। उसकी सारी कोशिश मुझे अपने मकसद से हटाने की थी। शादी कर लूं और अपने इंतकाम को भूल जाऊं। गोया लड़कियां पाकिस्तान से खत्म ही हो गई हैं कि इसके अलावा मुझे मिलेगी ही नहीं। पैसा होना चाहिए, पैसा रोजाना की नहीं मिलती है। उसका मूड सख्त बिगड़ गया था। वो वहाँ से रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक मारूफ होटल में दाखिल हो रहा था। वो धीमे लहजे में काउंटरमैन से मुखातिब हुआ, कमरा चाहिए और पार्टनर भी। काउंटरमैन बोला, सर इस टाइम? वो बोला, हाँ अभी इसी टाइम, और ये तेरी टिप। उसने 5000 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। अगर पीस सुथरा हो तो और भी दूंगा, रकम की फिक्र मत करना। 3 बड़े नोट उसकी जानिब बढ़ाकर वो बोला, ये एडवांस रख लो। रिसेप्शनिस्ट पैसे वसूल करता हुआ खुशी से भरपूर लहजे में बोला, सर ये लें रूम की चाबी, आधे घंटे में पार्टनर आ जाता है। इस्माइल बोला, एक विस्की की बोतल भी भिजवा दो। रिसेप्शनिस्ट ओके सर बोला और इस्माइल सर हिलाता हुआ लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। अंदर दाखिल होकर उसने तीसरे फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कमरे में दाखिल होकर जाने उसके जी में क्या आया कि वो हिना का मोबाइल ऑन करते हुए उसे कॉल करने लगा। पहली ही घंटी पे कॉल रिसीव कर ली गई। शाहजी, उसका लहजा खुशी से भरपूर था, मैं जानती थी आप कॉल करेंगे। वो बोला, मिस फाजिल अली खान, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि बाजार भरा पड़ा है तुम्हारे जैसी हिनाओं से, और मैं तुम्हारे जैसी लड़की के लिए अपना मिशन भूल जाऊं। चंद टकों में एक से एक खूबसूरत लड़की दस्तयाब है। अब इस वक्त भी मेरे पास एक हिना आने वाली है, समझी? इतनी सी औकात है तुम्हारी, बस चंद टके दिए हैं और आधे घंटे के नोटिस पर वो मेरे पास होगी। अगर शक है तो पैराडाइज होटल 3rd फ्लोर रूम नंबर 9 के बारे में रिसेप्शनिस्ट से तस्दीक कर लो। हिना बोली, शाहजी वो हिना नहीं, कोई मजबूर रेहाना होगी, माशरे की सताई हुई, मजबूरियों के बंधन में गिरफ्तार, किसी बीमार की बहन या बेटी, भूख और अफलास के शिकंजे में जकड़ी हुई, महरूमियों की परवरता, ऐसी जो आपके लिए नहीं सिर्फ चंद टकों के लिए आए। उसका मतमे नजर रुपए हैं शाहजी, जबकि हिना को ना तो पैसे चाहिए ना कोई और आसाइश, सिर्फ शाहजी चाहिए। माल दौलत तो वो शाहजी के लिए छोड़ कर आएगी। इस्माइल हैजान ज़दा लहजे में बोला, कोई भी हो कुछ भी हो, मेरी रेहाना नहीं रही, मुझे किसी की रेहाना की परवाह नहीं। मजबूर है तो अपने लिए, महरूम है तो क्या हुआ, फाका कश है तो मुझे गम नहीं। मेरा काम है अपनी भूख मिटाना, अगर उससे मेरी परवाह नहीं तो मुझे कब है। मैं कौन सा उसे अपने गले का हार बनाना चाहता हूँ, आज ये है कल कोई और होगी। हिना बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। उसके लहजे में एतमाद झलक रहा था। इस्माइल बोला, कौन है मुझे रोकने वाला, मैं ये करता रहा हूँ और करता रहूंगा, समझी? वो बोली, मैं रोकूंगी और मैं वहीं पर आ रही हूँ। इस्माइल बोला, तुम आकर तो देखो, मैं तुम्हारी टांगे ना तोड़ दी तो कहना। मगर उसकी बात हिना तक ना पहुंची कि वो राब्ता मुनक़ता कर चुकी थी। उसी वक्त उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर उसकी आवाज देने से पहले दरवाजा खोलकर जदीद तराश खराश के शोखो शंग लिबास में मलबूस कमोबेश एक 25-26 साल की लड़की अंदर दाखिल हुई। सफेद खिलता हुआ रंग और नए नक्श काफी जाज़िबे नजर थे। वो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। वो सपाट लहजे में बोला, कुंडी खोल दो। और 11 बजे कौन सी मॉर्निंग होती है?
वो बोली हमारी मॉर्निंग दिन 12 बजे से शुरू होती है, इस लिहाज से अभी सुबह है। वो कुंडी खोलकर मुस्कुराते हुए बोली। उसकी सुर्ख आंखें इस बात की गमास थीं कि उसे नींद से जगाया गया है, मगर उसके बावजूद उसकी रस्मी मुस्कुराहट जाहिर कर रही थी कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे असामी के तगड़े होने का मुजदा सुना दिया है। कुंडी खोलकर उसने अपने शोल्डर बैग को खोलकर विस्की की सरबमोहर बोतल निकाली और इस्माइल के सामने तपाई पर रख दी। दीवार गिर अलमारी से खूबसूरत डिजाइन के 2 ग्लास निकालकर उसने वो भी तपाई पर रखे और इस्माइल के साथ ही सोफे पर बैठ गई। तो सर क्या ख्याल है? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद जब उसने इस्माइल की जानिब से कोई पेशकदमी न देखी तो मुतरन्नम आवाज में पूछा। इस्माइल बोला, आप अगर साथ वाले सोफे पर तशरीफ ले जाएं तो मेहरबानी होगी। उसका लहजा उलझा हुआ था। मैं समझी नहीं सर, मेरा ख्याल है मुझे रूम नंबर 9 ही बताया था। इस्माइल बोला, ये रूम नंबर 9 ही है, और उसे हरकत न करते देखकर खुद वहां से उठकर बेड की पायंती की जानिब बैठ गया। नर्म तकिया उठाकर उसने गोद में रख लिया और सोचने लगा कि यूनिवर्सिटी से यहाँ तक उसे आधा घंटा तो लग ही जाएगा, मगर मुश्किल है कि वो इतनी जुर्रत करे। ये भी तो हो सकता है कि अपने वालिद को इत्तला दे दे और मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊं। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जहन का मशवरा मानने की बजाय वो वहीं बैठा रहा। उसकी खामोशी से तंग आकर वो लड़की एक मर्तबा फिर मिनमिनाई, सर बोतल खोलूं? वो बोला, अगर तुमने पीनी है तो खोलो। उसने मुंह बनाते हुए फोन उठाया और वेटर को बर्फ लाने का कहने लगी। जब तक बैरा बर्फ लाता वो गहरी निगाहों से इस्माइल को घूरती रही, मगर इस्माइल उससे बेपरवाह सोचों में गुम रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, वो आवाज़ बुलंद बोली और बैरा ट्रे में आइस क्यूब्स लेकर अंदर दाखिल हुआ। ट्रे बोतल के साथ तपाई पर रख कर वो जिस तरह अंदर दाखिल हुआ था उसी तरह खामोशी से बाहर निकल गया। अपने लिए ग्लास तैयार करते हुए उसने पूछा, क्या किसी का इंतजार है? वो उकताए हुए लहजे में बोला, आप खामोश नहीं रह सकती। वो खूबसूरत लड़की उसे चुड़ैल दिखाई दे रही थी। बोली, अगर मेरी जरूरत नहीं है तो बुलाया किस लिए था? इस्माइल बोला, बीबी तुम्हें सिर्फ मुआवजे से मतलब होना चाहिए। वो बोली, मैं घंटों के हिसाब से मुआवजा वसूल करती हूँ। अगर घंटे से ऊपर 1 मिनट भी गुजर गया तो 2 घंटों के चार्जेस लूंगी। वो ग्लास से हल्का सा सिप लेती हुई इत्मीनान भरे लहजे में बोली, लेकिन इस्माइल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ग्लास खाली करके वो दोबारा भरने लगी। अचानक दरवाजे को धकेलते हुए हिना खान अंदर दाखिल हुई और इस्माइल के चेहरे पे छाई बेसकूनी गहरे इत्मीनान में ढल गई। हिना ने एक मर्तबा फिर उसे हैरान कर दिया था। हल्के आसमानी रंग की शलवार कमीज में वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा दिखाई दे रही थी। उसे देखकर वो फाहिशा भी हैरान रह गई। वो सीधी उस फाहिशा के सामने पहुंची। मिस, अब आप जा सकती हैं। वो बदतमीजी से बोली, मुझे तुमने नहीं बुलाया कि तुम्हारे कहने पर चली जाऊं। हिना ने मुड़कर इस्माइल को गहरी निगाहों से देखा। वो घबरा कर बोला, बीबी जैसे ये कह रही हैं वैसा ही करो। वो हट धर्मी से बोली, मेरा मुआवजा। इससे पहले कि इस्माइल जेब में हाथ डालता, हिना ने अपना पर्स खोला और चंद बड़े बड़े नोट उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली, पूरे हैं या और दूं? उसने हिना के हाथ से नोट झपटे। शुक्रिया मैडम, पूरे हैं। रकम देखकर उसके लहजे में ताजीम दर आई थी। उसके बाहर निकलते ही हिना इस्माइल की तरफ मुतवज्जे हुई। जब मैंने कह दिया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद भी ये यहाँ क्यों मौजूद है? इस्माइल बोला, आपकी आमद से चंद मिनट पहले ही ये आई थी। मैंने सोचा आप खुद आकर इसे चलता करेंगी। वो बोली, अगर मैं ना आती फिर? इस्माइल ने कहा, फिर मैं खुद निकाल देता। उसने ये फिक्रा इस अंदाज में कहा कि हिना खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस्माइल ने मबहूत होकर उसे देखते हुए सोचा, अगर इसे अपनी हंसी की तबाहकारी का पता होता तो ये कभी भी इस तरह न हंसती। इस्माइल के इस अंदाज में घूरने पे वो महजूब सी हो गई। ऐसे क्या देख रहे हो? वो बौखला गया। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये पहले वाली हिना नहीं थी। चंद दिनों में ये तब्दीली कैसे आई थी उसकी समझ में कुछ ना आया। शाहजी, हिना कुछ कहने लगी थी कि अचानक दरवाजा धकेलते हुए 2 पुख्ता उम्र के आदमी अंदर दाखिल हुए। इस्माइल को देखते हुए उन चेहरों पर जो दरिंदगी हवैदा हुई वो इस्माइल को खतरे का एहसास दिलाने के लिए काफी थी। शायद मुझे घेर लिया गया है। मुझे इस हसीन नागिन पर एतबार नहीं करना चाहिए था। एक सोच जल्दी से उसके दिमाग में उभरी। हिना के हुस्न से मुतासिर होने वाले दिल में उसकी नफरत उभरी, मगर वो इस सोच और नफरत को सर से झटक कर उनका घेरा तोड़ने की तदबीर सोचने लगा। अगर वो फाजिल खान के हाथ चढ़ जाता तो उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती थी। अपनी बेटी को चारायकार बनाकर उसने बहुत बड़ी चाल चली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब।
بھارتی ایجنسی را کی چالبازیاں مکاریاں، ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا۔ بدنام زمانہ ایجنسی بلیک واٹر کے غلیظ دھندے، پاکستانی ISI کے کارنامے، ملک کی خاطر قربانیاں، سنائپر اور بھگوڑا کے بعد پیش خدمت ہے ریاض عاقب کوہلر کا ایک اور شاہکار ناول دلدل۔